यहाँ पर अगर इनसे बात करो और नाम लो तो ये फिलहाल इतना कहते हैं कि वी आर हैप्पी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और किस तरीके से लोगों के बीच उत्साह हो जाता है चुनावी उत्सव को देखते हुए भी, वही इस बात का सबूत है कि देखिए किस तरीके से ये पूरी वायनाड की सड़क इस वक्त भरी नजर आ रही है। और क्योंकि ये एक किलोमीटर लंबा जिस तरीके से पूरा ये रोड शो रहने वाला है, वो कहने के लिए 1 किलोमीटर का पूरा रोड ट्रैक होता है, लेकिन यहाँ पर 3 किलोमीटर का ये दायरा भी उस वक्त जिस तरीके से आगे ये धीरे धीरे लोगों की भारी भीड़ के बीच हम बढ़ते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 घंटे से भी ज्यादा का समय, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर नॉमिनेशन के सुरेंद्रन फाइल करने वाले हैं। अब के सुरेंद्रन को लेकर जिस तरीके से बात होती है, तो यहाँ पर आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि के सुरेंद्रन का अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो अच्छे स्तर पर राजनीति जिस तरीके से करते आए हैं, तो जनता के साथ कनेक्ट बनाने में मुद्दों के आधार पर बहुत वो कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है कि आज के सुरेंद्रन को सभी वायनाड में भी बड़े स्तर पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि राहुल गांधी के रोड शो की तस्वीर जो आपने अब से 24 घंटे पहले देखी थी, उसके बाद की ये तस्वीर आज बहुत बड़ा चैलेंज भी कांग्रेस के सामने हो जाता है, क्योंकि आज स्मृति ईरानी की मौजूदगी जिस तरीके से वायनाड में है, यहाँ पर भले ही हम नॉर्थ में उस लिहाज से चर्चा करते हैं, लेकिन साउथ में भी वायनाड में होते हुए भी लोग इस बात की चर्चा स्मृति ईरानी को लेकर करते हैं कि जो उन्होंने अमेठी में कर दिखाया वही वो अब वायनाड में भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये दावा बीजेपी की तरफ से जोर शोर से इस बार किया जा रहा है वायनाड सीट को लेकर। सुरभि, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे कई प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवम, स्मृति ईरानी को खास करके वायनाड में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए भेजने के पीछे क्या कोई खास मकसद, कोई खास स्ट्रैटेजी है क्या भारतीय जनता पार्टी की? राष्ट्रीय नेता है, बड़ी नेता है, और अमेठी से राहुल गांधी को उखाड़ फेंकने में उनका जो योगदान है और उन्होंने जो किया है, ये देश ने देखा है। और गांधी परिवार जो है स्मृति ईरानी जी से डरता है, उनसे खौफ खाता है, और जहां भी स्मृति ईरानी जी को देखता है वहां से भाग जाता है। अब जैसे अमेठी से भागकर गए थे साउथ में के बेचारे, वहां देखने को नहीं नजर आएगा, या फिर स्मृति ईरानी जी से शायद आमना सामना ना करना पड़े, लेकिन उनको कहां पता था। भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारी राष्ट्रीय नेता है, और प्रचार करेंगी तो आज वो फिर से उनके सामने। लेकिन मैं कहता हूं कि विषय उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, खासतौर पर अगर हम बात करें एसडीपीआई की। मेरे देश में अभी तक मतलब तमाम तरह की चीजें होती थी, लोग एक दूसरे से अलाय करते थे, पॉलिटिकल पार्टी से अलाय करती है, चुनाव लड़ती है, जीतने की कोशिश करती है। लेकिन कमाल की बात यह हो गई कि ये एक ऐसा चुनाव 2024 में है कि राहुल गांधी को जिताने के लिए आतंकवादी संगठन से भी सपोर्ट लेने में कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। इसका मतलब तो ये हो गया कि आने वाले समय में अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठकर अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर देता वायनाड में राहुल गांधी का चुनाव जीतने के लिए, तो वो तो उसका भी सपोर्ट ले लेते। नहीं शिवम, आप किसको कह रहे हैं आतंकवादी संगठन? एसडीपीआई को? मैं एसडीपीआई की बात कर रहा हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दिल्ली दंगों से लेकर तमाम जगहों पर नाम है। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का है ना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिटिकल विंग है वो तो अभी भी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको तो बैन नहीं किया आपने। बिल्कुल रजिस्टर है, लेकिन आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर किसी का मदर संगठन कहीं पर बैन है, एक देश में ही बैन है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उन्होंने केरला में एक अध्यापक के 2 हाथ काटने से लेकर बम बनाने की उससे ट्रेनिंग से लेकर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शाहीन बाग में जो माहौल बना था उसमें जो है विदेशी फंडिंग लेने से लेकर तो आप कह रहे हैं कि नैतिक तौर पे कम से कम इस चीज को देखना चाहिए। दानिश कुरैशी, आप क्या कहना? इस तरह का उससे समर्थन। ठीक है दानिश, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए अब सीधे सीधे बीजेपी के नेता इस बात को डिस्कोर्स में लेके आ रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई, यूडीएफ, इस सब के नेटवर्क का मतलब ही है कि कुछ गलत लोगों के साथ साठगांठ है कांग्रेस की। ये एक इशारा यही है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो बात रखी, दरअसल वही मेरे दिल में भी थी कि जो चीजें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर उसके लिए आप किस तरह से आरोप लगा सकते हैं। पहली तो बात यह है कि मैं एसडीपीआई का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चीजें नजर के आती है वो ये है कि देश की राजनीति में अल्पसंख्यक पिछड़ों का और इन तमाम लोगों के ऊपर जो राजनीतिक अत्याचार अब तक होता रहा है, आजादी से लेकर अब तक तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी न बाकी बची है न कांग्रेस, कोई नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि अगर आपने कोई राजनीतिक समर्थन या सपोर्ट करने की बात कही है, तो क्या आपने अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है या होने वाला है, उनके लिए आपने क्या बात करी है? अगर आपने नॉन कंडीशनली समर्थन कर दिया है तो फिर ये समझ से परे है कि भाई आपको इस तरह करने का क्या अधिकार है, क्योंकि लोगों के वोट की जब बात आती है,
देखिए, राजनीति में वोटों का महत्व सबसे पहले आप ये समझिए कि चुनाव क्यों आते हैं। चुनाव बदलाव लाने के लिए दिए जाते हैं कि भाई अगर आपको पुराना कैंडिडेट नहीं पसंद आता तो फिर से चुनाव हुए हैं तो आप अगली बार चेंज कर दीजिए। अब अगर मुद्दों पर अभी राजनीति करने की बात की जाती है कि भाई परिस्थितियां इसलिए बदली जाती है कि अगर वायनाड की बात की जाए तो पिछली बार जो चुनाव से वहां से हार कर वायनाड आए थे और वहां पे दानिश कुरैशी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएफआई को बैन करके अल्पसंख्यकों से जुड़े किसी संगठन को दबाने की कोशिश की गई है जानबूझ करके, क्योंकि उनका ताल्लुक मुसलमानों से? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये मैंने आपको ये कहा कि पीएफआई, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है इस पूरे चुनाव में। अगर हम यहाँ नहीं, लेकिन पीएफआई की ही पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने खुद दोहराया कि इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर है। हाँ। और अब तक इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो नहीं लगाई है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी या और कोई पार्टी पाबंदी तो नहीं लगा सकती। अगर पाबंदी लगाने की बात है तो इलेक्शन कमीशन से कहें उस पर पाबंदी लगाए, तब काम होगा। सवाल यह है कि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है शिवम साहब, इसका उत्तर लेंगे।